हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की। बात शुरू करने से पहले आपको सीधे मैं रिमाइंड करा दूं कि ये जो लेक्चर्स हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशंस को भी फायदा करेंगे, साथ में जेई नीट वाले जो बच्चे हैं वो भी इन लेक्चर्स को देखें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिजिक्स की वजह से आपका नीट या जेई नहीं रुकने वाला। चलिए बात को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा, सीरियल वाइज, जिससे कि कहीं भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो। बीच से जंप करेंगे तो जो छोटी छोटी बातें मैं बीच में बताता हूं वो रह जाएंगी और कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट रह जाएंगे। तो इट इज बेटर कि आप सीक्वेंस में सीरियल वाइज पढ़ाई करें और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। चलिए बात को शुरू करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा मैंने लिखा भी है कि आप नोट्स भी बना सकें थोड़े। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, शब्दों पे ध्यान दीजिए, ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। जैसे यहां पर है, देखिए माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अलग, एक प्लस एक माइनस है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, यानी माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस इस डायग्राम के हिसाब से 2D है। 2D क्यों लेते हैं? क्योंकि अक्सर हमको इनके डायपोल के सेंटर पोजीशन से मेजरमेंट करने होते हैं दूरी के, इसलिए 2D कर लेते हैं। तो इसको हम D बोल देते हैं, इसको D, इतने पार्ट को D, इतने पार्ट को D, तो ये आसान होता है। अदरवाइज माइनस क्यू प्लस क्यू आप लिखेंगे और इसको अगर आप L कहते हैं तो इतनी डिस्टेंस को आपको L/2 लिखना पड़ेगा, जो D या L के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? एक ऐसा सिस्टम है, कॉम्बिनेशन है जो निगेटिव और पॉजिटिव के इक्वल चार्जेस से मिलकर बना है और इनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होता है। तो ये बात हो गई माइनस क्यू प्लस क्यू की। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या खास बात हमारे लिए है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में हमारा कैसे हम पहचानेंगे कि जो सर्टेन डायपोल्स हमारे सामने उसकी इफेक्टिविटी या कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी बढ़िया है या कमजोर है। बढ़िया कमजोर कहने का मतलब क्या है? एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या कहने का मतलब, मान लीजिए एक डायपोल हमारे पास है माइनस Q1 और प्लस Q1 चार्ज का, दूसरा है प्लस, यहां पे मिटाना थोड़ा मुश्किल होगा, खैर कोशिश करता हूं। यहां पर मैं बात करूं तो माइनस Q2 और ये प्लस Q2, इसी तरह और ले लीजिए। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? तो एक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है डायपोल मोमेंट। हम इसका डायपोल मोमेंट अलग, इसका डायपोल मोमेंट अलग, और उस डायपोल मोमेंट को हम लोग, डायपोल मोमेंट जो क्वांटिटी होती है उसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं कई किताबों में कैपिटल P से, कई किताबों में स्मॉल p से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, यहां लिखा भी हुआ, मैं बताता हुआ आपको हूं और थोड़ा फीलिंग देता हूं कि आखिर इन दिनों से जो इनका डायपोल मोमेंट P1 या इसका डायपोल मोमेंट P2 है, ये क्या बताएगा हमको, फील कर सके। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाई डायपोल मोमेंट ज्यादा होने पर अगर वो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो वो ज्यादा बनाने वाला है, और डायपोल मोमेंट कम होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनाएगा। तो क्षमताओं में फर्क हो गया ना तो डायपोल के, कि डायपोल मोमेंट ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डायपोल मोमेंट कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। इस तरह से आप फील कर सकते हैं कि ये क्वांटिटी डायपोल मोमेंट किसी एक डायपोल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, उससे आप उसको पहचाने, उसकी इफेक्टिविटी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान सकते हैं। बहुत अच्छी बात। अब बात करते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट की। तो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है माइनस प्लस में से एक चार्ज आप ले लीजिए, ये मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, सिंपली पी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को। तो एक चार्ज ले लिया और सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस या डायपोल लेंथ, तो यहां पर अगर 2D है तो मुझे इसको 2D से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। कहीं बुक्स में 2A लेंगे तो Q इंटू 2A कर देंगे, कुछ बुक्स में अगर केवल लेंथ का जिक्र करें कि ये L लिया है तो आप Q इंटू L कर सकते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट बुक्स आप उसको हैंडल कर सकते हैं। मुद्दा इतना है कि जो डायपोल मोमेंट होगा वो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, वो उसका डायपोल मोमेंट होगा। अब बात उठती है कि इसका डायरेक्शन किधर है, आखिर इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये हमारी डायपोल मोमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इसका, ये देखिए माइनस चार्ज है ना और ये प्लस चार्ज,
तो माइनस से प्लस की तरफ इसका डायपोल मोमेंट होता है। ये देखिए डायरेक्शन बना हुआ है। जैसे इसकी बात करूं तो माइनस से प्लस, मैं कलर चेंज करता हूं, माइनस से प्लस डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन, ये माइनस से प्लस ये डायरेक्शन। कहीं पर अगर पहले इस तरीके से लिखा हुआ है प्लस Q3 और माइनस Q3, तो इसका डायपोल मोमेंट आप समझ पा रहे होंगे, इसका डायपोल मोमेंट हमारा माइनस से प्लस होके जाएगा। तो ये डायपोल मोमेंट की कहानी है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। कैरेक्टरिस्टिक दर्शाने का मतलब मोटे तौर पे ऐसा समझ सकते हैं कि जिसकी ज्यादा डायपोल मोमेंट वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और जिसका कम डायपोल मोमेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनाएगा। ऐसा समझेंगे तो फील आ जाता है बढ़िया से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी आप जान ही चुके हैं। डायपोल में ये जो लाइन जा रही होती है इससे पार करती हुई आप देख पा रहे होंगे, कलर में रेड लेता हूं, इसे एक्सिस ऑफ डायपोल बोलते हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ डायपोल। क्योंकि अभी एक्सियल पोजीशन वगैरह की बात करेंगे तो वहां आसानी से आप समझ पाएंगे। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ द डायपोल। ये डायपोल मोमेंट और डायपोल का जिक्र हो गया। अब सवाल ये उठता है कि साहब हम लोग डायपोल पढ़ते ही क्यों हैं? वाई वी नीड डायपोल्स? हमें डायपोल की स्टडी करने की आवश्यकता ही क्यों है? आवश्यकता इसलिए है कि हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह हम ऐसी सिचुएशंस के सामने आते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए HCl एक मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर H प्लस बॉन्ड और Cl माइनस। ये देखिए एक प्लस, सेम चार्ज प्लस Q, सेम चार्ज माइनस Q, जो भी रहा होगा, और बीच का ये सेपरेशन जो कि लगभग फिक्स्ड है। तो ये डायपोल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि सिंगल चार्जेस जो एक्ट करते हैं, अभी आप देखेंगे, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, और डायपोल जो एक्ट करेंगे उनका बिहेवियर अलग होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्लस और माइनस Q होने की वजह से ये एक डायपोल की तरह एक्ट करता है, और इसलिए हमें डायपोल की स्टडी करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कई मॉलिक्यूल्स देखिए लिखे, जैसे H2O की बात करें तो ये ऑक्सीजन हो गया, ये H हो गया। अगर मैं ये मान लूं कि प्लस 2Q चार्ज इसके ऊपर है तो माइनस 2Q चार्ज इसके ऊपर है, तो यहां पर आप प्लस Q और यहां पर प्लस Q आप रख सकते हैं। तो इसका तो सेंटर यहां कहीं माना जा सकता है। सपोज इन दोनों का सेंटर यहां कहीं आ जाएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर कह लीजिए। तो इन दोनों का बीच का ये डायपोल लेंथ क्या हो गई, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये डायपोल लेंथ मतलब कुछ मिला के इनका डायपोल आ जाएगा। इसको भी निकालने का हम लोग अभी तरीका देखेंगे, वो मैं रफ फीचर बता रहा हूं। अदरवाइज डायपोल है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका अगर हम डायपोल मोमेंट निकालने गए तो एक डायपोल इधर बनता है, एक डायपोल इधर, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। न्यूमेरिकल मैंने डाला, अभी मैं करवाऊंगा आपको। एक रफ स्केच दे रहा हूं कि माइनस और प्लस के सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, यहां पर कहीं और जा रहे हैं ना भाई, प्लस में यहां कहीं गिर रहा, देखिए सेंटर। तो माइनस का सेंटर और प्लस का सेंटर कोइंसाइड एक के ऊपर एक नहीं आ रहा है, तो इनके बीच की सर्टेन लेंथ हो जाती है। इस वजह से लेंथ भी है, चार्ज भी है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये भी कैसा एक्शन एक्ट करता है, डायपोल की तरह। तो आखिर कई सारी चीजें हमारे सामने डायपोल की तरह आती हैं, इसलिए हमें उसकी स्टडी करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा जो कॉम्ब होता है, कंघा प्लास्टिक वाला, उसको ड्राई हेयर, सूखे बालों में कई बार रगड़ें आप, झाड़ें उन बालों को, और अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो उन टुकड़ों को खींच लेता है। तो वहां भी सिचुएशन डायपोल की बनती है। अगर ये कॉम्ब है आपका कंघा, ये कंघे के क्या बोलने चाहिए, टूथ्स कह लीजिए, दांत कह लीजिए, और छोटे छोटे टुकड़े अगर यहां पड़े हुए हैं कागज के, तो ये अट्रैक्ट कर लेता है इन टुकड़ों को। क्यों? क्योंकि इन टुकड़ों में, इस टुकड़ों को बड़ा करें तो ये चार्ज हो जाता है बालों में घिसने के बाद, और यहां पर ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट यहां मान लीजिए माइनस चार्ज आया और यहां प्लस आ गया, कई सारे दिखा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे डायपोल बन जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट होता है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं या चिपक जाते हैं जाके इसमें। ये सब फीचर होते हैं, ये इसलिए कि आपको फील आए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो वाकई इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ रहे हैं। बड़ी सुंदर बात, आगे की बात लेके चलते तो आप समझ गए होंगे कि जिन भी मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, एक के ऊपर एक नहीं फॉल करता, वहां पर परमानेंट डायपोल मोमेंट बन जाता है। परमानेंट डायपोल मोमेंट बनने का सिंपल सा मतलब कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और साथ में एक सेपरेशन जो भी है वो बना हुआ होता है, तो उसका एक डायपोल मोमेंट हो जाता है। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं, और कहीं ऐसा हो जाए कि प्लस और माइनस ओवरलैप कर जाएं तो वो फिर डायपोल ऐसा हो जाएगा जिसका डायपोल मोमेंट नेग्लिजिबल होगा। उसको भी एक नाम दिया जाता है, जैसे लिखा हुआ आइडियल और
पॉइंट डायपोल। डायपोल ऑफ नेग्लिजिबली स्मॉल लेंथ साइज इज कॉल्ड एन आइडियल और पॉइंट डायपोल। मतलब कहने का है कि माइनस क्यू प्लस क्यू है, इसके बीच का लेंथ अगर 12 कह रहे हैं तो ये 12 बहुत छोटी हो जाए, ये क्या पहुंच जाए, देखिए इतना छोटा बनाया पहले फील कराने के लिए, अब ये और पिच्चू हो जाए, तो पिच्चू हो जाएगा तो कहा माइनस क्यू प्लस क्यू बहुत ही करीब आ जाएंगे, दिख भी नहीं रहे होगा जितना छोटा लिखा मैंने। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी 12, ये घटते घटते टेंडिंग टू 0 हो जाए सपोज करिए, उस सिचुएशन में ये हमारा पॉइंट डायपोल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस लगभग एक दूसरे के ऊपर फॉल करते से दिखेंगे साहब। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं मान लीजिए एमसीक्यू में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो आप बता सकें उसको। बहुत सुंदर बात। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। जो मैं आपसे बात कर रहा था वाटर मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, ये बोर्ड एग्जाम, नीट और जेईई मेंस में अक्सर आ सकता है। देखिए जो सिचुएशन बनी हुई है उसको सीख लेते हैं। इन ए वाटर मॉलिक्यूल, एक पानी का मॉलिक्यूल है, द 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ 1 ऑक्सीजन एटम ड्यू टू डिफरेंस। अभी तो जान ही रहे हैं H2O होता है वाटर मॉलिक्यूल का, तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। वो फिगर भी बाजू में बचा है, ये समझ लीजिए ऑक्सीजन है यहाँ, और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन है, ये कहानी है। ड्यू टू डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द एटम्स एक्वायर नेट चार्ज ऑन देम। बहुत अच्छी बात। एज्यूम दैट चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम इज प्लस क्यू। ये हाइड्रोजन एटम है, इस पे प्लस क्यू का चार्ज है, आप देख रहे हैं प्लस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर, और ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस 2 क्यू का चार्ज आ गया बच्चों। अब देखिए ये कहानियां खत्म हो गई। बॉन्ड लेंथ इज आर, और इन दोनों के बीच का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो आर है। आर इधर भी है, आर इधर भी है। बहुत अच्छी बात। द एंगल बिटवीन द 2 बॉन्ड इज थीटा, और इनके बीच का एंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, थीटा इसके बीच का एंगल है। अब निकालना क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि ये जो -2q है, इसको मैं यहां समझाता हूं, फिर ऊपर करके नीचे सॉल्व यहीं कर लेंगे, बहुत जरा सा सवाल है। तो इस -2q जो रखा है उसको आप -q का पेयरिंग बनाएं इस +q के साथ, और एक अगले -q का पेयरिंग बनाएं इस +q के साथ। तो ये -q मिलके -2q होगा ना, तो -2q को तोड़ लें तो एक डायपोल इधर बन गया, एक डायपोल इधर बन गया। समझ पाए ना, ये -2q था तो -q की पेयरिंग बना दी 2 डायपोल की। अब एक डायपोल मोमेंट आप जानते हैं माइनस से प्लस होता है, तो ये डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ हो जाएगा, ये डायपोल मोमेंट की तरफ होगा माइनस से प्लस, तो ये डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस। अब क्योंकि दोनों के चार्जेस, भाई P क्या होता है, P होता है एक चार्ज और बीच का सेपरेशन R दे रखा है, तो P Q इंटू R हो गया मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम, बस क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो मैं इसको P1 P2 लिख जरूर रहा हूं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर P1 P2 देखें तो वो आपको सेम मिलेंगे, डायरेक्शन जरूर अलग है, और इनके बीच का एंगल है साफ थीटा। बात को पकड़ पाए होंगे। अब सिंपल सी बात हो गई, वेक्टर अलजेब्रा लगा दीजिए, एक वेक्टर क्वांटिटी इधर, एक वेक्टर क्वांटिटी इधर। अब इन दोनों का अलजेब्रिक सम, आप सम वाला फॉर्मूला जानते ही हैं, रिजल्टेंट वाला आर वाला, तो इस आर वाला फॉर्मूला पता है ना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा हुआ करता था, वेक्टर वाला फॉर्मूला वही लगा देंगे यहां पर साहब। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वाटर मॉलिक्यूल का PS2O लिख देते हैं। ये PS2O क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, इससे मैग्नीट्यूड ही निकलता था, और यहां पर इस वैल्यू को मैं बोल देता हूं साहब P। तो ये P हो गया, ये P हो गया, तो दोनों हो गए P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P, और बीच का एंगल है कॉस थीटा, आप देख पा रहे हैं। अब यहां पर इसको सॉल्व थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा भाई, तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं, बहुत ही आसान है। PS2O का जिक्र करें हम लोग, तो ये वैल्यू हो जाएगी P स्क्वायर मिलके 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 2P स्क्वायर कॉमन ले लो, ये रहा 2P स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, बहुत सरल। 2P स्क्वायर को उठा के ले लो कॉमन बाहर,
या अभी रोके रहो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आराम से आ जाएगा। इसको और थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, PH2O लिखा और ये वैल्यू हो गई साहब 2p² 1 प्लस, अब यहां पर ऐसी वैल्यू यूज करते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, या इतना तो याद रखना ही पड़ेगा हम लोगों को। ये साहब cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये -1 और +1 दोनों में निपट गए, तो PH2O कितना आ गया बेटा, देखिए कितना सरल है ये हो गया 2 और 2 मिलके 4p² cos स्क्वायर θ/2। आगे रूट से बाहर निकालोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2p cos θ/2। ये रिजल्ट आ गया, और p की वैल्यू तो हमने मान रखी थी q इंटू आर। तो अगर q इंटू आर आप बोल रहे हैं तो यहां पर चाहे तो पुट कर दें, तो PH2O को आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को 2 लिख दीजिए, p की जगह लिख दीजिए q इंटू आर और cos θ/2। ये रिजल्ट आ गया। ये क्या है साहब, ये है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, अभी डायरेक्शन नहीं है। अब डायरेक्शन आप जान ही रहे हैं कि यहां पर क्या सिचुएशन थी, यहां पर दो डायपोल, दो वेक्टर क्वांटिटीज थी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, इसलिए इसकी जो रिजल्टेंट होगा वो बाइसेक्ट करेगा इसको। ये एंगल और ये एंगल सेम रहने वाला है। ये एंगल थीटा था, दिस विल बी θ/2, दिस विल बी θ/2। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ PH2O का मतलब हो गया नेट डायपोल मोमेंट, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स। ये भी लिख सकते हैं और θ/2 करके भी आंसर दे सकते हैं। ये डायरेक्शन का जिक्र हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। बस एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो कर दिया, खेल खत्म हो गया। तो इस तरह का सवाल आ जाए तो कोई परेशानी ही नहीं है। देखिए ये तो मैंने समझाने में इतना बड़ा बड़ा लिखा, 10 स्टेप लिख दिए, वरना तो आप ओरली कर सकते हैं 1-2 स्टेप के अंदर ये सवाल। इसमें है क्या, तो एक बार आप इसके दर्शन ले लीजिए और नोट भी कर लीजिए। भाई ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आते जाते मिलेंगे, तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये सवाल है और इसको नोट करें आप, मैंने सब एक एक स्टेप समझा दिया है। वीडियो पॉज करें, नोट करें, एक एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल और ऐसा लेने वाले हैं हम लोग। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। इसको और थोड़ा ले जाते हैं, शायद नीचे थोड़ा बहुत बचा है। ये आपका सिचुएशन आपने नोट कर लिया। अब आगे की एक एग्जाम्पल इसी का और लेते हैं जिससे और क्लैरिटी हो। भाई ये तो वाटर मॉलिक्यूल हो गया, अब वाटर मॉलिक्यूल के अलावा एक सिचुएशन और लिखा है 3 चार्जेस प्लस Q और -2Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखिए बना देता हूं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहां पर सपोज करिए -2Q चार्ज रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और एक जगह +Q है और इस जगह भी +Q है। इसका नाम ABC दे देते हैं, जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सब 60-60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, सब बराबर का हिसाब किताब है। तो ये +Q -2Q है। अब यहां पर कह रहा है कि डायपोल मोमेंट सिस्टम का निकालिए, तो इस -2Q को 2 भागों में तोड़ लीजिए, एक -Q की पेयरिंग इसके साथ और एक -Q की पेयरिंग इसके साथ। अब डायपोल मोमेंट आप समझदार समझी गए, भी पिछला सवाल किया, माइनस से प्लस की तरफ डायपोल मोमेंट। लेंथ तो देखिए P1 P2 लिखा जा सकता है, सबकी आएगी वैल्यू P, क्योंकि मैग्नेट चार्ज भी बराबर है, बीच की लेंथ भी बराबर है इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से। तो यहां पर भी ये डायरेक्शन किधर रहा, दिस इज P, इसका डायरेक्शन इधर रहा और इसका तो कोई डायपोल बन नहीं रहा। तो 2 डायपोल देखिए आ गए ऐसे ऐसे, और इनका रिजल्ट हमको निकाल देना है। बात पकड़ में आई होगी, तो इनका रिजल्ट देख लेते हैं कितना आने वाला है और निकाल के काम को क्लोज करेंगे हम लोग। तो साहब बात करते हैं इस P की वैल्यू कितनी होगी। तो P की वैल्यू हो जाएगी, अगर इसके बीच का हम लोग जो गैप है वो आप L मान लीजिए, इसके बीच का मान लेते हैं L मान लेते हैं, जो भी वैल्यू होगी निकल आएगी अपनी, तीनों की लेंथ LL। तो यहां पर P की वैल्यू लिख सकते हैं Q इंटू L।
अब रिजल्टेंट लेने जाएंगे, ये एंगल 60 डिग्री है, आप जान ही रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से, तो वही फॉर्मूला पी नेट की बात कर देता हूं, अंडर रूट वही जो वेक्टर वाला फॉर्मूला था, पी स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर, फिर अगेन दिस पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी पी क्यू कॉस थीटा, तो कॉस 60 डिग्री। ये वही फॉर्मूला है जो अभी लगाया था वेक्टर वाला अभी पिछले सवाल में। अब यहां पर देखिए पी नेट कितना हो गया बच्चों, ये वैल्यू हो गई 2p स्क्वायर, यहां वैल्यू हो गई 2p स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, मेरे ख्याल से आपको पता है 2 से 2 कट गया तो वैल्यू आ गई p√3। देखिए तो ये वैल्यू आ गई p√3। अब p की वैल्यू थी क्या, q इंटू एल, बीच का डिस्टेंस तो नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, तो बस p√3 या लिख सकते हैं p की जगह √3 इंटू क्यू इंटू एल। ये इसका आंसर हो गया। ये आंसर क्या है, ये आंसर अभी मैग्नीट्यूड का है बेटा, अभी इसका डायरेक्शन बचा हुआ है। डायरेक्शन किधर होगा, आप जान रहे हैं दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, तो इसका एंगल बाइसेक्टर से इसका रिजल्टेंट पी नेट जाने वाला है। एंगल बाइसेक्टर मतलब 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, तो यहां पर डायरेक्शन के तौर पे लिख सकते हैं आपके पी नेट विल बाइसेक्ट द एंगल BAC, ये एंगल बाइसेक्टर से पास होगा। समझ ही रहे हैं, 30 डिग्री बनाते हुए निकल जाएगा। इस तरह से सवाल आ जाते हैं, कई जगह बहुत ही सिंपल सवाल, देखिए कहीं कोई परेशानी नहीं, कई जगह ऐसे भी देते हैं। एक बार बच्चे ने मुझसे पूछा था तो याद आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बना हुआ है बेटा, अब यहां पर मान लीजिए -2q है और यहां पर +q है और यहां पर भी +q है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल समझ लीजिए, लेंथ r और लेंथ r या जो भी दे रखा हो, L1 L2 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां भी ऐसे ही करना, माइनस माइनस के 2 टुकड़े कर लेना, इसका डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस इधर, इसका माइनस से प्लस इधर। सपोज करिए ये L1 और ये L2 लेंथ है, तो इसका डायपोल मोमेंट हो गया Q इंटू L1, अगर इसको P1 बोल रहे हैं, इसको P2 बोल रहे हैं, तो इसका डायपोल कितना हो गया, Q इंटू L2। दो वेक्टर हैं जो कि 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, ऐसे इस तरीके से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल देना, कहां से जा रहा है, खेल खत्म हो जाएगा, पी नेट आ जाएगा। तो ऐसे डायपोल निकालने की कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, एग्जाम वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके अलावा कि एक डायपोल एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और जनरल पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन ये भी जरूरी था, ये दो न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने पिकअप कर लिए। चलिए अब देखते हैं आगे की स्लाइड हमारे लिए क्या है। अब डायपोल फील्ड की बात की जाती है, तो डायपोल फील्ड का सिंपल सा मतलब है, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड डायपोल फील्ड। यहां भी देखिए इंटरेस्टिंग चीज बनती है, कई बार आपसे सवाल ये पूछा जाता है, कोई ऐसा सिस्टम बताइए जिसका नेट चार्ज 0 हो लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हो। तो ये डायपोल का, अगर आपसे पूछें कि डायपोल का नेट चार्ज कितना होता है, तो नेट चार्ज तो बेटा इस पे 0 है, क्योंकि एक है +q और एक है -q, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 0। तो डायपोल का नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन सेपरेशन होने की वजह से -q +q में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। यानी अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें कि EP कितना है, तो EP 0 नहीं आएगा, -q +q जो बनाएगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, गैप है लेंथ का, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करने वाले हैं डिफरेंट सिचुएशंस। तो आइए देखते हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस क्या हैं और उनका रिजल्ट हमारे हाथ में क्या आने वाला है। आइए तो बच्चों बात को आगे लेके चलते हैं, बहुत ही मजेदार बात। देखिए मैं एक्सियल, इक्वेटोरियल पोजीशन और जनरल पोजीशन की बात करूं उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो एग्जामिनेशन वगैरह में पूछी भी जाती है। देखिए द टोटल नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल 0 आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बनेगा ये भी हमको मालूम है। एक आइसोलेटेड जो चार्ज होता है, आइसोलेटेड मतलब अकेला, अब अकेला चार्ज उस पर मान लीजिए चार्ज Q है, R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाहें तो आपको मालूम है कि मैग्नीट्यूड वाइज 1/4πε0 Q/r² लिखा करते थे, मतलब EP प्रोपोर्शनल था 1/r² के, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था आइसोलेटेड चार्ज।
लेकिन जब डायपोल होता है तो ऐसा ये फॉलो नहीं करता। आप देखेंगे कि नॉर्मली हमारा डायपोल जो होगा, ई डी लिख देता हूं डायपोल के लिए, वो प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा 1/r³ की। अभी हम लोग देखेंगे भी, तो इन दोनों में फर्क भी ध्यान रखिएगा। आइसोलेटेड चार्ज के लिए 1/r² यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, लेकिन डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आप 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है, यह भी दिखने वाला है। तो आइसोलेटेड चार्ज की कहानी अलग, डायपोल की कहानी अलग, ये दिमाग में बात आनी चाहिए। बहुत सुंदर बात। चलिए, ये बातें मैंने आपको समझा दी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता जबकि चार्ज जीरो होता है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन पे। ये सब फेमस है बोर्ड्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन में से हर 1-2 साल पे प्रूफ आता है। जेई नीट में भी इसको बहुत तगड़े से तैयार करना चाहिए, कभी किसी न्यूमेरिकल में घुमा फिरा के पूछा जा सकता है या पूछा जाता रहता है। बात समझते हैं कि एक्सियल पोजीशन होती क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कम है तो ये इसकी एक्सिस होती है। इसी पोजीशन पर, दिस इज द एक्सिस ऑफ डायपोल, इस एक्सिस ऑफ डायपोल होती है, और इसी पोजीशन पर कहीं पर भी पॉइंट ले लें P, तो वो एक्सियल पोजीशन कहलाती है। मैं लिख भी देता हूं जिससे आपके दिमाग में बात आ जाए। एक्सियल पॉइंट कहते हैं या पोजीशन कह सकते हैं। आप बात पकड़ पाए होंगे। जो रिजल्ट आएगा वो साहब ये रिजल्ट आएगा, अभी करके दिखाएंगे डेरिवेशन, और साथ में उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी समझेंगे हम लोग। चलिए इसका एक डेरिवेशन से करते हैं और देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूं और आप एक डायपोल बना लीजिए। ये मैंने एक डायपोल खींच दिया, -q + q। इसकी कुछ लेंथ ले लेते हैं। मान लीजिए इसकी लेंथ आपने ले ली 2a, 2l, 2a कुछ भी ले लीजिए आप। तो ये मैं डिस्टेंस ले लेता हूं डायपोल लेंथ 2a के बराबर। ये इसका एक सेंटर मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a। कलर चेंज कर लेता हूं, कई लाइनें खींचनी पड़ सकती हैं। तो ये हो गया साहब a, और बच्चों इसी तरीके से इतना हो गया a मिड पॉइंट है तो हो ही जाएगा। अब इस O वाले पॉइंट से इसकी एक्सियल पोजीशन पर, ये देखिए यहां पर तो डायपोल खत्म था, लेकिन एक्सियल पोजीशन क्या होगी, इसकी एक्सिस पे इधर भी पड़ सकता है और इधर भी पड़ सकता है, कहीं भी पड़ सकता है। तो यहां पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं P। ये P कहां है, पॉइंट P ऑन दी एक्सिस, या बोलेंगे इसको एक्सियल पॉइंट। बात समझ में आई होगी। अब ये जो एक्सियल पॉइंट है बच्चों, वो इसके सेंटर से यहां से सपोज करिए r डिस्टेंस दूर है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। बहुत अच्छी बात। अब ये जो +q चार्ज है, ये जो -q चार्ज है, इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो यहां पर आप देख क्या पा रहे हैं, प्लस वाला डोमिनेटिंग नेचर का है क्योंकि डिस्टेंस कम है, और ये माइनस वाला थोड़ा सा पिछड़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो आइसोलेटेड चार्ज के लिए 1/r² से चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। तो यहां पर मैं लिखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस +q की वजह से हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और -q की वजह से हो जाएगा, अपनी तरफ खींचेगा इस डायरेक्शन में, E - q। देख पा रहे होंगे E + q जो है वो डोमिनेटिंग नेचर का है क्योंकि ये डिस्टेंस कम है बशर्ते विज़ टू दिस डिस्टेंस। बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग निकालते हैं E + q की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड +q की वजह से, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन वहां से पकड़ लेंगे, 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस, +q से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये कितना है बेटा, तो ये डिस्टेंस है पूरा r में से a घटा दो भाई, इतने ही डिस्टेंस तो लोगे। तो इस r में से a घटा दो, ये निकल आएगा, तो r में से a घटा दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बन गया, डायरेक्शन उस तरफ है। अब E इस -q निकाल लो, 1/4πε0 q, और नीचे डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, -q यहां है तो यहां से डिस्टेंस लेना होगा ना इतना, इसके लिए तो ये तो साफ था यहां तक r, और ये a और जोड़ दो, r + a² जोड़ दिया आपने, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब हमें डायरेक्शन पता ही था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगर हमें E नेट निकालना है, कलर बदलना चाहूंगा, E नेट की भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है,
तो हमें मालूम है कि डोमिनेटिंग नेचर किसका था, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू वाला बड़ा होगा और माइनस क्यू वाला छोटा होगा। घटा मारो इसमें से, भाई एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में तो घटने तय हैं, बड़े में से छोटा घटा देंगे तो डायरेक्शन पॉजिटिव इन नेचर, मतलब निगेटिव क्वांटिटी नहीं मिलेगी हमको। तो हमें पहले ही मालूम था ये डोमिनेटिंग नेचर का पास वाला है, तो ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू घटा दिया है। घटा किसी से भी सकते हैं, लेकिन घटाएंगे तो भाई 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा, 5 में से 10 घटाओगे तो -5 आएगा, इतना ही तो फर्क होगा। चलो बड़ी अच्छी बात। अब ये प्लस क्यू की बात यहां रख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूं और सॉल्व कर लेता हूं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ई नेट की बात करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो बच्चों, 1/r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। अब यहां पर ई नेट के लिए आगे फिर चलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर एलसीएम ले लीजिए, r माइनस a का स्क्वायर इंटू r प्लस a का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा r प्लस a का स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर। आगे चलते हैं, कुछ नहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप भी आराम से कर सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं आएगी। फिर ई नेट की बात करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप जानते ही हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ra। भाई ये माइनस लगा था तो ओपन करोगे तो माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये प्लस 2ra हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। बाहर स्क्वायर लगा ही हुआ, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, ये वैल्यूज कैंसिल हो गई। ई नेट क्या आया, ई नेट आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 और 2 मिलके हो गए 4r, ये 4 यहाँ पे q चल रहा था साथ में, q कॉमन लिया था, उसको भी साथ में लिख लेना, तो ये रहा साथ में q 4ra, ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, अपॉन, तो यहाँ पर q तो कॉमन है ही, वो q कॉमन लेके चलते रहना बेटा, और नीचे वैल्यू आ गई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इन जनरल ये फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन इसको और आसान किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में माइनस क्यू प्लस क्यू में हम लोग जो r लेते हैं वो इसका, अगर मैंने ये 2 लिया था तो r की वैल्यू 2a से बहुत बड़ी होती है। 2a इज द लेंथ बिटवीन द टू डायपोल, तो इफ r इज मच ग्रेटर देन a, उस सिचुएशन में a बहुत छोटा है r से, या इसको लिख सकते हो a इज मच लेसर देन r, तो इसको उड़ा दो a को, तो ई नेट हमारे हाथ में क्या मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा 4ra³ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये a उड़ गया तो r स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो r की पावर 4 हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि r स्क्वायर के सामने a स्क्वायर की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रही, तो ये r इसके स्क्वायर को काट के क्यूब बना देगा। और हमने एक चीज़ और सीखी थी कि इसका जो डायपोल मोमेंट होता था वो था चार्ज इनटू सेपरेशन, यानी 2a, तो 2a³ हमारा क्या बन सकता है, p के बराबर। तो ये देखिए 2, इसमें इसको 2 टुकड़े कर लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 को लिख लीजिए 2a³ यानी ई नेट को मैं लिख देता हूँ 2 × 2a³ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। देखिए इससे एग्री होंगे आप। अब 4 को 2 × 2 कर दिया, 2a³ को आप लिख दीजिए p, खेल हो गया खत्म। तो यहाँ पर ई नेट की वैल्यू मैं डालने गया तो ये की वैल्यू बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू p हो चुकी है, तो अब मैं इसको लिख दूंगा 2p/r³। ये देखिए ये किस सेंस में लिखा है, ये अभी मैग्नीट्यूड लिखा है, केवल मैग्नीट्यूड अभी लिखा है, अभी इसका डायरेक्शन अटैच नहीं किया है। समझ में आ रहा है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। अब इन डायपोल अगर किसी और मीडियम में होगा तो उसकी परमिटिविटी रख देना। अब बात, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी,
भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका डायरेक्शन भी चाहिए। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? देखिए इस तरह का जो मैं शुरुआत का डायग्राम दिखाता हूं वहीं से आप समझ जाएंगे, फिर मैं वहां पे इसको लाके रोक दूंगा। यहां पर देखिए कोई और कलर लेते हैं। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है? माइनस से प्लस। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना, दिख रहा होगा, इस माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो मिला है E प्लस क्यू भारी था, इससे बेहतर था, बड़ा था, तो E नेट हमें किस डायरेक्शन में मिला है? इस डायरेक्शन में मिला है, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो E नेट का डायरेक्शन आपको जो डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये देखिए अगर ये सेम है तो इस चीज को हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने फॉर्मूले में। तो सेम होने का मतलब हो गया कि यहां पर मैं आसानी से लिख सकता हूं। अब मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूं E और यहां एक्सियल लिख देता हूं, जिससे समझ में आए एक्सियल पोजीशन की बात है। तो यहां पर लिखा जा सकता है 1/4πε0, ये हो गया मैग्नीट्यूड 2p/r3, और एक लगा देता हूं p कैप पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये देखिए इसका लगाने का मतलब क्या है? p कैप का जिधर डायरेक्शन है उधरी E का डायरेक्शन है, और ये वेक्टर फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल का होगा एक्सियल पोजीशन में उसका रोल क्या होगा, कितनी वैल्यू आएगी। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि E प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, जो मैंने आपको पहले बताया था कि 1/r² के प्रोपोर्शनल तो आइसोलेटेड चार्ज रहता है, डायपोल नहीं होते। तो ये डायपोल में दिख रहा है। और देखिए 2p लिखा, अगर p को बढ़ा देंगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो वो बात भी समझ में आ रही थी कि भाई जिसका एक दूसरे डायपोल में फर्क कैसे किया जाए, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसकी इफेक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, मोटे तौर पे फील करने के लिए ये बात यहां समझ में आती है। तो ये एक्सियल पोजीशन का जिक्र यहां हो जाता है। दूसरी कंडीशन आती है बच्चों, अब इसको आप नोट भी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसको समझ भी लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशंस आपको हर स्टेज पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा। तो ये स्लाइड यहाँ से शुरू थी, इसको मैं पॉज कर लीजिए वीडियो बेटा, और इसके आगे आप नोट करिए, फिर मैं आगे जल्दी जल्दी एक सेकंड पे बढ़ाता जाऊँगा, आप नोट करते जाना। अब ये स्लाइड इधर को वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। वीडियो पॉज करके आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन वाला पॉइंट लेके चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर, इसको भी नोट कर लीजिए आप। ये बड़ी पॉज कीजिए वीडियो, नोट कीजिए, और फिर इसके बाद आगे लेके चले अगर आप, तो ये देखिए यहाँ तक लेके चल सकते हैं। छोटा सा पॉइंट रह गया, उसको भी आप ले लीजिए। ये यहाँ पर आके ये पूरी बात खत्म हो जाती है। तो एक्सियल पोजीशन पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा डायपोल बनाएगा वो आपने सीख लिया है। अब चलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो अगली चीज की चर्चा करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, कोई भी डायपोल जब हमारे पास होगा -q से +q की चर्चा करें तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक तो परपेंडिकुलर हो, दूसरा इसके मिड पॉइंट से होके जाए, तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके इस वाली एक्सिस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे, चाहे P इधर चाहे P इधर, तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी? इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इसको आप समझ गए होंगे, इन पोजीशंस को इक्वेटोरियल पोजीशंस कहा जाता है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो जो देखिए ये इसका रिजल्ट अभी निकलेगा। यहां पर देखिए ये माइनस साइन एक आ रहा है, मैं इसलिए हाईलाइट कर देता हूं कि आपके दिमाग में आ जाए, मिस ना करें। ये माइनस साइन का मतलब क्या है अभी हम लोग देखेंगे डेरिवेशन के बाद। और ये सिचुएशन एक डायग्राम किताबों में बना रहता है, वो बना हुआ है। अभी मैं करके इसको दिखाता हूं खुद अपने तरीके से, और आपको कितना आसान लगने वाला है अभी दिखेगा। ये हम लोग एक डायपोल ले लेते हैं बेटा। यहां पर ये देखिए -q लगा दिया, इसको +q लगा दिया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया, 90 डिग्री बना रहे हैं, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी पोजीशन पे r डिस्टेंस दूर, ये हमारा r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमें ये मालूम है
इसी कलर से बना देते हैं कि प्लस क्यू वाला चार्ज जब हम मिलाएंगे इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा जिसे ई प्लस क्यू लिखना चाहिए मुझे। ठीक, यहां वाला को ऐसे मिला दीजिए आप, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस के लॉन्ग चलता है फोर्सेस, माइनस होने की वजह से इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू लगाएगा, तो माइनस क्यू उधर वाली प्लस क्यू उधर वाली, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे लगने वाली हैं। उम्मीद है आप इन बात को पकड़ पा रहे होंगे। अब कुछ विशेष बातें, मैं कलर बदलना चाह रहा हूं। सपोज करिए एंगल थीटा है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा। इस सिचुएशन में ये ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो तो होगा बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैं इसके मैग्नीट्यूड का जिक्र कर दे रहा हूं। सपोज करिए ई के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये चार्ज है सेम और सेम डिस्टेंस भी है। ये मान लीजिए डायपोल की कुछ लेंथ है, मान लीजिए 2a लेंथ है, तो ये a हो गई, ये a हो गई, इसको o लिख देते हैं, o दिस पॉइंट है। टोटल लेंथ कितनी है? 2a। तो ये देखिए यहां से जब लोगे तो a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, और इसी तरीके से इसकी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस भी बराबर है दोनों, और साथ में चार्जेस भी बराबर हैं, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अलग होगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। अब आपको यह भी मालूम है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो वेक्टर क्वांटिटीज जब सेम मैग्नीट्यूड की कहीं अप्लाई होती हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर से जाता है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये एंगल कितना है। देखिए तो दिस एंगल इज 2 थीटा। क्यों? ज्योमेट्री देखो, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ट्रायंगल देखो ये एक्सटीरियर, तो दिस प्लस दिस ये 2 थीटा आ जाएगा। समझ पाए ना? एक्सटीरियर एंगल है तो थीटा प्लस थीटा मिलकर 2 थीटा। अब इसका रिजल्टेंट आपने निकाल दिया, सपोज करिए ई नेट कह देते हैं, और ये एंगल फिर हो जाएगा थीटा, और ये थीटा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। ये कहां से जा रहा है? इसके बीचों बीच पूरा एंगल था 2 थीटा, ये थीटा और ऊपर वाला थीटा। तो इस तरीके से बात आपकी समझ में आ जाती है कि इन दोनों का रिजल्टेंट यहीं से जाने वाला है। और अब अगर रिजल्टेंट जा रहा है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। बाकी आप इसके कंपोनेंट अगर ये थीटा पकड़ें तो कंपोनेंट आप देखिए यहां पर ये दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे। ये वैल्यू हो जाएगी ई साइन थीटा और इधर हो जाएगी ई साइन थीटा। तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में एक दूसरे को काट देंगे, केवल ई कॉस थीटा, इधर वाली क्या बनेगी? ई कॉस थीटा, और इस वाले का भी प्लस ई कॉस थीटा। समझ पाए हो मेरी बात? तो ई नेट या ई इक्वेटोरियल, यहां पे नीले कलर से लिख लेते हैं, ई इक्वेटोरियल की बात करूं मैग्नीट्यूड वाइज तो मुझे लिख देना चाहिए ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। ठीक, अब ई कॉस थीटा को आसानी से लिख पाओगे 2e कॉस थीटा। अब ई और कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो, खेल खत्म। तो ई इक्वेटोरियल ये मैग्नीट्यूड चल रहा है, मैं इक्वेटोरियल ऐसे लिख देता हूं, 2 लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो क्या है यहां पर, कॉस थीटा ये ट्रायंगल देखिए, थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज ए एंड हाइपोटेन्यूज इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू डाल दी, बस ये हमारा इक्वेटोरियल निकल आया। अब देखिए 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू रखा, और यहां पर देखिए क्यू के बाद ये ए भी आ जाएगा। इसको ओपन करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ये पावर आएगी 1। ये देखिए मैं लिख दूं, एक बच्चे ने पूछा था सवाल तो मेरे दिमाग में आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप में से किसी के दिमाग में बात आ जाए। ऐसे बन गया ना सिचुएशन, 1 और ये हाफ, इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। तो ये फटाफट आप ऐड कर लीजिए इसको, ई इक्वेटोरियल 2QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। 1 में आधा जोड़ोगे 3/2 आ जाएगा। ये हमारा एक रफली के बिल्कुल बराबर ये रिजल्टेंट आ गया। अब P क्या होता है? डायपोल मोमेंट। तो एक चार्ज और बीच का सेपरेशन 2a लिखा था, तो 2QA हमारा P होता है।
तो 2QA की जगह P लिख दीजिए। तो हमने इसको लिख दिया E इक्वेटोरियल P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। अब नॉर्मली क्या होता है, इफ R इज मच लार्जर देन A, आप जानते ही हैं माइनस Q और प्लस Q से ये जो R लेते हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस R ये इस A से काफ़ी ज़्यादा होती है। डायपोल में तो होता ही बहुत छोटा डिस्टेंस, तो R काफ़ी बड़ा होगा या A इज़ वेरी वेरी लेस देन R, तो A इसके सामने कोई वैल्यू होल्ड नहीं करेगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो E इक्वेटोरियल हमें क्या मिल गया बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन A हट चुका है, R स्क्वायर की पावर 3/2 लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, R क्यूब। इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो R क्यूब। ये देखिए मैग्नीट्यूड वाइज ये रिजल्ट आ गया, दिस इज दी मैग्नीट्यूड वाइज। अभी खेल इसके डायरेक्शन का बचा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो केवल हम मैग्नीट्यूड से जिक्र करेंगे तो बात अधूरी हो जाएगी। तो आपने यहां भी क्या देखा कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब, साथ में P। और एक दूसरी चीज क्या देखी कि एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डबल था, यहाँ 2P था, पीछे वाले में यहाँ पर देखिए 2P था एक्सियल के लिए, और ये जो अभी हम लोगों ने बात की इक्वेटोरियल, यहाँ P है। तो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो एक्सियल वाली पोजीशन से आधा बनता है, कमजोर होता है, हाफ होता है। यानी आप यहां पर क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाई कि P एक्सियल अपॉन P इक्वेटोरियल, ये डबल होगा तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी 2। आगे मैंने एक स्लाइड में डाला भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। रही बात डायरेक्शन की, तो फटाफट डायरेक्शन भी समझ लेते हैं। देखिए इसके लिए मैं डायग्राम में आपको ले चलता हूं। अब डायग्राम में आप क्या देखें, डायग्राम में यहां पर ये कोई मैं दूसरा कलर लेता हूं, नीला ले लेता हूं। यहां पर -Q से +Q की तरफ आपका ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये देखिए माइनस से +Q की तरफ, माइनस से +Q की तरफ ये बनाया है, ठीक। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ठीक इसके अपोजिट, क्योंकि ये थीटा थीटा बराबर है तो पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो ये इधर है और ये इधर है, तो एक इधर है और एक इधर है, समझ रहे हैं, उल्टा। तो उल्टा होने का मतलब है निगेटिव से हम दिखा सकते हैं उल्टा। तो यहां पर क्या करिए, बड़े प्यार से यहां पर मैं एक वेक्टर में E इक्वेटोरियल लिख देता हूं, और P ये जो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो मैग्नीट्यूड था, पढ़े रहने दीजिए। P कैप रखता हूं विद माइनस साइन, तो ये इससे क्या होगा कि जिधर P होगा उधर उसके अपोजिट माइनस की वजह से E होगा। और इस फॉर्मूले में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव, अब कि E एंड डायपोल मोमेंट P, डायपोल मोमेंट P हैज अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन होगा, P में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। बात पकड़ में आ रही है ना, तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। देखिए साथ में आपने देखा ही, जो मैं अगली स्लाइड में डाला होगा शायद, कि E एक्सियल इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल की जो वैल्यू होती है वो एक्सियल से आधी होती है। तो ये पकड़े रहिएगा, और साथ में ये बात आपको मैंने बताई, नोट कर लीजिए। जनरल पॉइंट वाला एक केस और बनता है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। ये डेरिवेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पर कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, किसी भी स्टेज पे, बोल्ड नीट जेई की स्टेज पर। तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए बेटा और नोट कर डालिए। ये नोट कर लिया होगा, आगे मैं लेके जाता हूं। ये वीडियो पॉज करें बेटा और इसको नोट करें। वीडियो पॉज और नोट कर लिया होगा, फिर आगे लेके चलता हूं। यहाँ पे चेक के वीडियो पॉज करके मैं हट गया हूं, नोट कर लें, और फिर आगे ये वैल्यू, ये सब वीडियो नोट पॉज करके नोट कर लें। तो यहां पर आपने देखा एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं। अब जनरल पॉइंट कहीं पर निकालने की चर्चा करनी हो तो बिल्कुल हम लोग करेंगे, सीखेंगे। नॉर्मली बोर्ड्स में वो नहीं पूछा जाएगा, केवल एक्सियल और
इक्वेटोरियल पोजीशन बोर्ड में पूछी जाती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जरूर आता है, भर भर के आता है, तो इसका जिक्र करते हैं। और जो बच्चे बोर्ड्स में समझना चाहते हैं इन डिटेल, उनको भी बड़ी उससे मदद मिलेगी, जरूर सीखना चाहिए। आइए चलते हैं हम लोग किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसको देखते हैं। आइए तो बच्चों बात करते हैं किसी भी जनरल पॉइंट पर। जनरल पॉइंट का मतलब क्या मैं यहां बताता हूं, फिर इसको ये क्योंकि फोटोग्राफ्स भी पड़ी रहती है, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा और उसके नीचे करूंगा जहां आसानी से मैं लिख पाऊं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट। मान लीजिए ये डायपोल है हमारा -q + q, बीच की कुछ लेंथ वगैरह होगी, इसके सेंटर से कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लें, मान लीजिए यहां ले लीजिए पॉइंट P, तो ना तो ये एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, तो कोई जनरल पॉइंट है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाहें अगर कि इलेक्ट्रिक फील्ड EP ड्यू टू डायपोल कितना होगा EP, ये बताना है, इसे ही बोलेंगे जनरल पॉइंट। यहां निकालना चाहो, यहां निकालना चाहो, यहां निकालना चाहो, यहां चाहो, कहीं चाहो, ये सारे कौन से पॉइंट हो गए, PQRS नाम दे दीजिए अगर, तो ये सारे पॉइंट हमारे जनरल पॉइंट हो गए, कहीं निकालना चाहें। इसी की चर्चा करने चाह रहे हैं, ना ये एक्सियल है ना ये इक्वेटोरियल है। जब जनरल पॉइंट हम सीख लेंगे तो स्पेशल केस बना के एक्सियल इक्वेटोरियल तो ले ही आएंगे उससे। चलिए देखते हैं पहले, तब आगे की चर्चा करेंगे। तो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, एक डायपोल बनाता हूं बेटा। यहां पर मैंने एक डायपोल बना दिया -q + q, इसका सेंटर ले लिया बेटा O। अब आप जानते हैं कि इनके बीच का कुछ डिस्टेंस लेना होगा, वो सब लेंगे हम लोग। अब यहां पर किसी पॉइंट P पर, सपोज करिए इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर हमको P पर EP निकालने का है। अब देखिए मजेदार चीज कि हम लोग P पर निकालना चाहते हैं, और इस समय अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो डायपोल हमारे पास है, उस डायपोल, और ये एंगल भी लिख दीजिए, ये P पॉइंट कहाँ है, मान लीजिए ये इसी कलर से लिख दूं, ये R डिस्टेंस दूर है भाई, कहाँ है, फिक्स भी तो करना पड़ेगा, और थीटा एंगल पर है। तो R डिस्टेंस और थीटा एंगल पे है, तो अब P पॉइंट फिक्स हो गया जहां निकालना चाह रहे हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो -q + q की वजह से ये यहां पर मोटा बनाता हूं मैं, यहां इसका ये देखिए डायपोल मोमेंट है, ये ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा, ये ओरिजिनल डायपोल मोमेंट है जो अभी सिचुएशन बनी हुई है। अब हम लोग चालाकी क्या करेंगे, क्योंकि डायपोल मोमेंट ये P है, इस P को के कंपोनेंट ले लेंगे दो, एक ले लेंगे हम लोग अलोंग दिस लाइन और दूसरा परपेंडिकुलर दिस लाइन। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लेते हैं। तो देखिए मैं इसको बनाता हूं, एक कंपोनेंट बनाऊंगा इसके 90, एक बनाऊंगा इसी दिशा में, तो कलर थोड़ा बदलना चाहूंगा, एक बनाता हूं इसी दिशा में। तो एक कंपोनेंट मैंने बनाया ऐसे, ये थोड़ा लाइट कलर में है, ये देखिए ऐसे बनाया इसी का कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया बच्चों, ये कंपोनेंट हो गया P cos थीटा, ये कंपोनेंट ब्लू वाला। और एक दूसरा कलर और चूज कर लेते हैं जो एकदम अलग हो, इससे मैं रेडी ले लेता हूं, और इससे 90 बनाता हुआ इसी का कंपोनेंट मैंने ये बना दिया, ये देखिए ये इस ब्लू वाले का कंपोनेंट, जिसे आप कह दोगे क्या, P sin थीटा। भाई ऐसे तो कंपोनेंट बनाया करते थे, ये P है, दिस इज P, तो थीटा एंगल पे P cos थीटा और उससे 90 डिग्री पे P sin थीटा, दो कंपोनेंट हो गए। अब ये जो P ओरिजिनल था इसको भूल जाओ, अब ये सोचो ये P sin थीटा का एक डायपोल है और P cos थीटा का दूसरा डायपोल है, दो डायपोल हमारे पास हैं। बात समझ में आ रही है ना। ये जो पहले ओरिजिनल था, ये वायलेट कलर, इस वायलेट कलर का जो डायपोल मोमेंट था वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से दो कंपोनेंट कर लिए, एक इसी लाइन के अलोंग, एक इसके परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, है ना, इससे। तो ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। अब ये वायलेट वाला भूल जाओ, दो डायपोल समझ लो ऐसे ऐसे। अगर आप ये डायपोल समझते हैं ब्लू वाला, तो ब्लू वाले की एक्सियल पोजीशन मिल गई, देखिए ये पॉइंट क्या है ब्लू वाले की, एक्सियल पोजीशन। तो इस वाले को अगर मैं नाम दूं P cos थीटा वाले के लिए, तो P पर ये पोजीशन किधर बनाएगा, जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट होता था उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो ये सपोज कहानी हो गई
EP E एक्सियल लिख देता हूं, इस वाले की एक्सियल नीले के ब्लू कलर से लिख दिया जिससे आपको भ्रम ना हो। वॉयलेट पकड़ता हूं, इस वाले की बात कर, ये वॉयलेट नहीं रेड पकड़ता हूं। अब इसकी देखो तो इसकी तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो इसके लिए कौन सा है, इक्वेटोरियल पोजीशन। और जिस डायरेक्शन में P होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल पे, तो यहां पर 90 डिग्री बनाता हुआ ये इक्वेटोरियल वाली सिचुएशन हो गई इस रेड वाले के लिए। बात पकड़ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। अगर आप 1 2 का नाम दे दीजिए, इसको मैं 1 बोल दूं और इसको नीले वाले को 2 बोल दूं, तो ये 2 वाले के लिए कहानी है और ये 1 वाले के लिए कहानी है। समझ पा रहे हो ना, ये बस अब इसके बाद इसका खेल खत्म हो जाएगा। समझ गए आप, इसके लिए एक्सियल 2 वाले के लिए और 1 वाले के लिए इक्वेटोरियल, इसी डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि P के अपोजिट रहता है। इसकी विपरीत दिशा में नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये दिशा और ये दिशा सेम है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसको तो हटा दो कि इधर नहीं बनेगा, इधर ही बनेगा क्योंकि इसके अपोजिट रहता है। थोड़ा सा नीचे ले लूँ कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से कट रहा हो, ये सिचुएशन बन गई। अब इन दोनों का रिजल्ट, ये दोनों तो 90 डिग्री बना रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट लेके सिंपल वेक्टर वाले फॉर्मूले से जोड़ देंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और दूसरी अच्छी बात, क्योंकि यहां से दोनों का डिस्टेंस सेम है, इस वजह से भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे मैग्नीट्यूड अगर थीटा निकालना होगा तो हम थीटा भी निकाल लेंगे। अभी आपको दिखाते हैं पहला काम करके कि इसका रिजल्टेंट इन्हीं के बीच से कहीं जा रहा होगा। ये एंगल अगर थीटा ले लें तो ER या E नेट लिखा जा सकता है इसको। चलिए बात शुरू करते हैं। पहले मैं बात करता हूं E एक्सियल वाली। तो E एक्सियल वाले के लिए फॉर्मूला होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो 2 लिखोगे, फिर लिखोगे P, अब P इसके लिए क्या है, P इसके लिए P cos थीटा है, ध्यान रखिएगा। तो ये वैल्यू हो गई P cos थीटा अपॉन r³। ये r तो वही है, तो ये r³। ये सिचुएशन समझ रहे हो ना, ये हमारी एक्सियल पोजीशन वाली है नंबर 2 के लिए, ये वाले के लिए। यहां पर ये इसका डायपोल मोमेंट है, तो 2p आता है, इस p की जगह ये आएगा, ये इसका p है। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं E इक्वेटोरियल नंबर 1 पोजीशन वाले के लिए, और इसको लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। इसके लिए p क्या है, इसके लिए p sin थीटा p है, p sin थीटा अपॉन r³। ये मैग्नीट्यूड लिख दिया हम लोगों ने। अब आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो आप जानते हैं E नेट लिख दूं मैं इसको, और r² प्लस p² यानी E² एक्सियल प्लस E² इक्वेटोरियल, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर हैं तो इनका रिजल्टेंट आप जानते ही हैं। दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पर एक्ट करते हैं P और Q, तो रिजल्टेंट आप क्या लिखते हो, r=√p² प्लस p²। ये सब आपको पता होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता ना मालूम हो। वैल्यू रखते हैं, P एक्सियल की वैल्यू रखी तो इसका स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करके रख रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P² cos स्क्वायर थीटा, मेरे ख्याल से पूरा एक साथ ही रख देना चाहिए था, इंटू 4/r⁶, और यहाँ भी इसका स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर कर दिया, प्लस इसका स्क्वायर कर दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और साथ में p² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r⁶। अब इसको आप ऊपर ले जाइए, जो स्क्वायर वाला वो सीधे बाहर ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा कॉमन होके, दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है। साथ में देखिए p² और r² है, तो p² p मतलब p² तो p आएगा अपॉन r³, ये बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखो यहां वैल्यू क्या बचेगी, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए, बिल्कुल बराबर लिखा हुआ, आपकी समझ में आना चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ और दिस वैल्यू। अब यहां पर ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, E नेट लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, जैसा आप देख पा रहे होंगे, और इसको मैं तोड़ के लिख देता हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को जोड़ोगे 1 आ जाएगा। तो यहां पर अगर वैल्यू लेके चलूं तो E नेट
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो जाने वाली है। ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड आ गया साहब, ये जनरल पॉइंट पे मैग्नीट्यूड आ जाता है। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड जब आ जाता है तो एक्सियल पोजीशन का देखिए यहाँ पर केसेस बना लीजिए। अभी मैं डायरेक्शन भी निकालूंगा। अगर ये एक्सियल पोजीशन की बात होती तो एक्सियल पोजीशन में -q + q, थीटा कितना होता इसी लाइन में होता, तो थीटा विल बी 0, क्योंकि यहाँ से तो ये थीटा इधर था ना, ये तो यही लेट गया, थीटा 0 डाल दीजिए। तो यहाँ पर अगर एक्सियल के लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, देखिए ई नेट थीटा 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 1, 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये देखिए वही वैल्यू आ गई एक्सेल के लिए जो रिजल्ट आता था। और अगर इसकी जगह आप एक्सेल के बाद इक्वेटोरियल का जिक्र करने लगे, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, तो उसमें थीटा की वैल्यू कितनी ले लोगे 90 डिग्री, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन ऐसे हुआ करती थी यहाँ पर, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 पुट करोगे तो ई नेट डाला, अब यहाँ इसको 90 रखोगे तो उड़ जाएगा, केवल √1 बचेगा, तो वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। ये देखिए इसके लिए वैल्यू आ गई। तो इस जनरल वैल्यू से दोनों वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बहुत प्यार से आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर अगर बात करें, ये ट्रायंगल बना लें, देखिए कोई इसमें आसानी, बहुत आसान होता है। ये बन गया ट्रायंगल। ये tan थीटा जब भी निकालोगे, यहाँ सेम कलर लिख दिया मैंने, तो इसकी जगह वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, बेस वाला हो जाएगा नीचे और इक्वेटोरियल वाला हो जाएगा ऊपर। तो ये दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू इसके लिए, तो मुझे यही कर दूं तो समझ पाएंगे क्या आप। देखिए यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो tan थीटा जब आप लिखोगे तो ई इक्वेटोरियल ये पोजीशन अपॉन ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा, p sin थीटा में p कट जाएगा, r क्यूब कट जाएगा, देख पा रहे हैं ना, 2 sin थीटा बचेगा, 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1/2 आ जाएगा, बल्कि ये ऊपर है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 tan थीटा। ध्यान से देखिए ये p इक्वेटोरियल है और p एक्सियल नीचे है, तो p इक्वेटोरियल थी ये, दिस अपॉन दिस, तो ये सारी वैल्यू ऊपर से कट जाएंगी, साइन थीटा बचेगा, नीचे 2 cos थीटा बचेगा, तो 1/2 tan थीटा आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इसको मुझे लिखना चाहिए, ये होना चाहिए फाई, इसको एंगल को कर दो फाई, कहाँ से जा रहा है फाई से, और tan थीटा तो हमको मालूम है। तो ये रिलेशनशिप और याद रखी जा सकती है, मुझे लगता है ये इसको साफ तरीके से लिख देना चाहिए। ये रिजल्टेंट का एंगल बन गया साहब, बस कि आखिर ये एक्सियल वाली पोजीशन से कितना जो है फाई एंगल पे जा रहा होगा, या क्या थीटा और फाई में रिलेशनशिप है। तो ये डायरेक्शन भी मिल गया आपका, ई नेट का डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड तो नीचे से निकाला था, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी बहुत जगह। तो ये स्लाइड है, पॉज करें और नोट करें, फिर आगे लेके जाते हैं। और ये वीडियो पॉज कर लीजिए बेटा और इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे लेके जाता हूँ अगली स्लाइड, मतलब अगले वर्किंग पर। ये वीडियो को पॉज करें बेटा और इसको नोट कर ले। एक्सियल इक्वेटोरियल सब निकल आता है इससे, फिर यहाँ पे वैल्यू खत्म हो गई और आप ऊपर रिजल्टेंट निकल आता। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक डायपोल का, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की इतनी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, जनरल पॉइंट पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सारी बातें कवर हो जाती हैं। अब अगला वीडियो इसी सीक्वेंस में मिलेगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या घटना घट सकती है या क्या होता है वो देखेंगे अगले वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा, लर्निंग से भरा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो सीक्वेंस में देखते जाइए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते जाइए। गॉड ब्लेस यू।